गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस वाली यूनिट पढ़ रहे थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये वाली यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें अपन देख रहे थे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो इसमें अपन ने देखा था, देखो एक अपन ने देखा था डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, ओके, और फेरोमैग्नेटिज्म। यहां तक अपन ने देख लिया था। फिर आगे आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म, और फिफ्थ आता है फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन ये देखा था कि डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, कि ये बिहेवियर है वो कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जिन कंपाउंड्स में सारे के सारे टोटल इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड होते हैं, यानी ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है। जिन कंपाउंड्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर है वो शो करते हैं। अगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हो जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हो, तो वहां पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डोमिनेंट होगा, इसलिए वो डायामैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं। और पैरामैग्नेटिज्म ये किनके द्वारा शो किया जाता है, जिन कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी होती है। ओके, और थर्ड अपन ने देखा था कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, कि जब ऐसे सब्सटेंसेस पर जब अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनके जो नेबरिंग एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को उनके पैरेलल करते जाते हैं, जिसे एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज कपलिंग। फिर चाहे अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लें, वहां से रिमूव कर दें, तो भी उनका मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं होता है और वो स्टेबल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और यहां पर अपन ने एक देखा था क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, जिसे अपन टीसी से डिनोट करते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करने लगते हैं, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। आज अपन देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, कि जब किसी पदार्थ पर अपन ऐसे पदार्थ जो एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन पर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उनके जो नेबरिंग एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को पैरेलल नहीं करके कैसा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जैसे ये रहा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन ऑपोजिट हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो यहां पर क्या होगा, जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, यानी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिससे जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर जो एक्सचेंज कपलिंग थी, एंटी पैरेलल एक्सचेंज कपलिंग। अब देखो यहाँ पर एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर एंटी पैरेलल एक्सचेंज कपलिंग है वो समाप्त हो जाती है, और जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। इस टेम्परेचर को कहते हैं नील टेम्परेचर, जिसे अपन शॉर्ट में TN से डिनोट करते हैं। क्या नाम होता है, नील टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो फेरोमैग्नेटिज्म में तो क्यूरी टेम्परेचर
टेम्परेचर आता है कि वह टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं वो क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर एंटी पैरेलल एक्सचेंज कपलिंग है वो समाप्त हो जाती है और जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? नील टेम्परेचर। ओके, अब आता है फेरी मैग्नेटिज्म। देखो फेरी मैग्नेटिज्म क्या होती है? फेरी मैग्नेटिज्म है वो फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच की प्रॉपर्टी होती है और ये फेरिक ऑक्साइड्स Fe3O4 द्वारा शो की जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर किसके द्वारा शो किया जाता है? Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड्स के द्वारा। ओके, यहां पर जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है वो बचा रहता है। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है वो रहता है। अब अपन देखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो देखो यहां पर अपने ग्राफ बनाते हैं। इधर ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इधर मेरे टेम्परेचर T। ओके, तो देखो ये ग्राफ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति कितना सेंसिटिव होता है कि कोई पदार्थ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति वो कितना सेंसिटिव है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं कि चुंबकन से कितना प्रभावित होता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं उन पर ऐसे कहते हैं डायामैग्नेटिज्म पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका ग्राफ अपने को एक सीधी लाइन के रूप में मिलता है। ओके, सेकेंड ले लें, ये ऐसा होता है पैरामैग्नेटिक। ये तो हो गया डायामैग्नेटिक और ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और एक होता है देखो ये किसका है? ये तो पैरामैग्नेटिक्स का है, लेकिन ये किसका है? ये है एंटी फेरोमैग्नेटिक का, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, देखो जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है उसमें अभी अपन ने देखा था कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करने लगता है। तो ये जो टेम्परेचर है ये वाला, इसे अपन किस टेम्परेचर से डिनोट करेंगे? Tn, नील टेम्परेचर। ओके, एक होता है देखो फेरोमैग्नेटिक, ये होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। इसमें अपन ने देखा था कि क्यूरी टेम्परेचर यानी एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर फेरोमैग्नेटिक से जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो इस टेम्परेचर को अपन किससे डिनोट करेंगे? Tc से। ये हो गया Tc, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
और टेम्परेचर के बीच में अपन ने ग्राफ नोट किया है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ग्राफ वो ऐसे आता है और एंटी फेरोमैग्नेटिक का ग्राफ ऐसे आता है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो देखो ये इसके पैरेलल है पैरामैग्नेटिक वाले के। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ग्राफ ऐसा आता है, बट एक टेम्परेचर इसमें भी ऐसा आता है जिस पर फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो शो होने लगता है, जिसे अपन ने नोट किया है टीसी से क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, अब अपन देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करने के मेथड। Determining methods for magnetic susceptibility। तो यहां पर अपन दो मेथड वो पढ़ते हैं। एक होता है गॉर मेथड, दूसरा पढ़ते हैं अपन फेराडे मेथड। फेराडे एक हो गया गॉर मेथड, एक हो गया फेराडे मेथड। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, देखो गॉर मेथड है वो क्या होता है। गॉर मेथड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक बैलेंस होता है जिसे अपन गॉर बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉर बैलेंस। ये तुला का नाम है, बैलेंस का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार तो अपने को जो सब्सटेंस अपने को दिया हुआ है उसे प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक बार एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अपने को जो सब्सटेंस दिया हुआ उसे एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में उसे अपन तोल लेते हैं, दूसरी बार उसका मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसे अपन तोल लेते हैं, और इससे उनके वेट में जो डिफरेंस आता है उसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में अपने को पता है कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने से यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर अपन बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड वो इंड्यूस होगा, वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? अपोजिट होगा, जिससे ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं या ऐसा पदार्थ हो जो चुंबकीय बल रेखा है उन्हें क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए इनके वेट में क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी। वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं उनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेज पर जब अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस भी होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेज जो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिससे उनके वेट में क्या आएगी? कमी आती है, या वेट है वो डिक्रीज होता है। जबकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे वो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उन्हें क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और उनका वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, उनका भार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहां से अपन ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने का, T इज इक्वल टू 2L इंटू डेल्टा M अपॉन H स्क्वायर इंटू M। स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी का इज इक्वल टू 2L इंटू डेल्टा M अपॉन H स्क्वायर इंटू M। यहाँ पर L क्या है? डिस्टेंस इन बिटवीन टू पोल्स, यानी दो ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस। डेल्टा M क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन वेट। H है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, M है यहाँ पर मास ऑफ दी सब्सटेंस। तो इस फॉर्मूले से अपन स्पेसिफिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया गॉर मेथड। सेकेंड अपन देखते हैं
फेराडे मेथड। फेराडे मेथड। इसमें भी क्या करेंगे अपन कि एक बार तो सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसे अपन तोल लेंगे, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में तोलेंगे, और इन दोनों के वेट में जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। फेराडे मेथड में भी क्या करेंगे कि जो अपने पास सब्सटेंस या पदार्थ दिया हुआ है उसे एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में तोलेंगे, दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तोलेंगे, और इन दोनों के वेट में जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला आता है Fs Ms, एस का मतलब है यहाँ पर स्टैंडर्ड, इज इक्वल टू F U अपॉन L U, ठीक है। तो ये है देखो यहाँ पर अपन ये जो अननोन की ससेप्टिबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F U MS IS अपॉन MU FS। यहाँ से अपन अननोन की जो स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी है कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, आपने पढ़ा है गॉस मेथड, दूसरा पढ़ा है फेराडे मेथड, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होता है कि एक बात तो दोनों में सेम है, गॉस मेथड और फेराडे मेथड में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में जो सब्सटेंस अपन लेते हैं उसे एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में अपन तोलते हैं, दूसरी बार उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाकर उसे अपन तोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो फेराडे वाला मेथड है उसे ज्यादा सही माना गया। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें जो पदार्थ अपने को सब्सटेंस चाहिए वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, उसकी क्या चाहिए, लेस क्वांटिटी, या अपन कह दें मिनिमम क्वांटिटी चाहिए कि पदार्थ को कम से कम मात्रा में चाहिए। दूसरा होता है कि फेराडे मेथड में अपने को डायरेक्ट है वो जो अपनी स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी वो मिलती है, जबकि जो गॉस मेथड है उसमें पहले तो अपने को क्या मिलती है, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, और फिर वॉल्यूम के आगे फिर अपने को क्या मिलती है, स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये हो गया डिटरमिनिंग मेथड्स ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने के मेथड्स गॉस मेथड और फेराडे मेथड। इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में